भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के वे प्रश्न जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इनके रिपीट होने की संभावना बहुत अधिक है, तो उन प्रश्नों को हम एक बार बहुत तेजी से रिवाइज कर लेते हैं, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी एडिशनल फैक्ट के, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में। तो सारे प्रश्नों को एक बार आप भी देख लें और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। कल शाम को बात करेंगे कि इस वीडियो से आपको कितने प्रश्न मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर ये प्रश्न पूछा गया तो इसका जवाब होगा 1 अक्टूबर 1937। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। अगर ये प्रश्न आया तो आपका जवाब होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो न्यायाधीश का नाम क्या था, मैरिस ग्वेयर। संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन, मैरिस ग्वेयर। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, यानी कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, 31। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो कुल मिला के 31। भारत के किस न्यायालय में सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील की जा सकती है। तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास निहित है। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास निहित है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, और ये शक्ति उनको देता है अनुच्छेद 124। भारत के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है। तो इसका जवाब होगा 62 वर्ष। हाई कोर्ट में रिटायर कब होते हैं, 62 वर्ष में। नेक्स्ट, भारत में संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किस न्यायालय को है। तो इसका जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत में राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय किससे विचार विमर्श करना पड़ता है। जवाब होगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के स्वायत्तता की रक्षा हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय किससे विचार करना पड़ता है राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश से। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस न्यायालय में होती है। तो सही जवाब है इसका सर्वोच्च न्यायालय। और ये जो कॉन्सेप्ट है तदर्थ न्यायाधीशों का, ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के विवादों का निर्णय भारत के किस न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। सब जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारत में किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के अंतर्गत सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। तो इसका जवाब होगा उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 142। भारत में किस आर्टिकल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश में पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है। तो रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त होती है उन्हें अनुच्छेद 137 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक अभिरक्षक किस न्यायालय को घोषित किया गया है। तो यह है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो यह होता है प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध रिट। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1976 में। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सही जवाब है आकलन समिति। आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। इसका जवाब होगा 1993, 1993। अब यहां पर देखिए आपको सुमेलित करना है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। संशोधन प्रक्रिया दूसरी श्रेणी में, मंत्रिपरिषद तीसरी, समानता का अधिकार चौथा, नीति निर्देशक तत्व। तो सही जवाब है इसका यहां पर तो अनुच्छेद 14 संबंधित है समानता के अधिकार से। ठीक है,
अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 का संबंध है नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 74 का संबंध है किससे? मंत्रिपरिषद से। और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से। तो ये हो गया इसका मैच, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1990 के पूर्व हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही। ठीक है, तो यहां पर आरोही का मतलब होता है, मतलब ये कि कौन सबसे पहले बना था और कौन सबसे बाद में, ये आपको यहां पे बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी। यहां पे सबसे पहले बना था नागालैंड। ठीक है, नागालैंड कब बना था याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963। उसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा कब बना था? हरियाणा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिक्किम, सॉरी इसके बाद आता है आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। मेघालय का हुआ था 21 जनवरी 1972। मेघालय का हुआ था 21 जनवरी 1972। और उसके बाद आता है आपका सिक्किम। सिक्किम का कब हुआ था? 1975 में। तो मैं क्रम से बता देता हूं आपको दोबारा से। हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, उसके बाद सिक्किम आता है, यहां पे लिखा हुआ है सिक्किम 75 में। उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड का 63 में। उसके बाद यहां पे मेघालय है, मेघालय का 72 में, 1972 में। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले कौन सा बना? नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। तो आपका विकल्प डी यहां पे सही है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, 4 विकल्प यहां पे दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कि प्रोटेम जो स्पीकर होता है उसका क्या कर्तव्य होता है। तो सही जवाब इसका यहां पर क्या है? सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह संविधान संशोधन कौन सा है? तो यह संविधान संशोधन 91st, यानी कि 91वां। ठीक है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए सॉरी, तो यहां पर मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह संविधान का संशोधन था 91st। सरकारिया आयोग गठित हुआ था जो निम्न की समीक्षा करने के लिए। सही जवाब है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही जवाब है उद्देशिका। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं भारत और यूएसए दोनों में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यानी कि जो भी निर्णय आता है यहां पर उसका यहां पर रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए इसे एक अभिलेख न्यायालय माना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक दे? तो यह अनुच्छेद है 111। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? ठीक है, तो दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन, यानी कि राज्यों का एक संघ। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट यहां पे प्रश्न है, उनको भी हम देखते हैं। देखिए यहां पर है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, ठीक है, तो सही जवाब है इसका प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? सही जवाब है 22 जुलाई 1947। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? सही जवाब है नीति निर्देशक सिद्धांत
वाद योग्य नहीं, अंशतः वाद योग्य या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो वाद योग्य नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। मूल संविधान में नहीं था। 4 विकल्प यहां पे, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य या ग्राम पंचायतों का गठन। सही जवाब है मूल कर्तव्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। विकल्प ए सही है आपका। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ठीक है, तो सही जवाब है राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी महान्यायवादी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ऑप्शन बी। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा की पहली बैठक के समय ही। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थित है? सही जवाब है नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है 31। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? जवाब है इसका अनुच्छेद 143 143 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तीनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है? सही जवाब है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है दल बदल कानून से। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि पंचायती राज से। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता से। सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 148। अब एक लास्ट बात मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना ये एक ही चीज है। ठीक है, इस पे आप लोग बहुत अधिक भ्रमित मत होइएगा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन जो कि हुए थे 1976 में। कब हुए थे? 1976 में 42वां संशोधन जब हुआ था तो उसमें उद्देशिका जो बनाई गई थी, मतलब जो सुधार हुआ था वो किस प्रकार से है मैं आपको बता देता हूं। उसमें कहा गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की और एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना की जो मुख्य बातें वो भी आप समझ लीजिए चलते चलते। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। केशवानंद भारती ने बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा और ये एक क्विक रिवीजन था। उम्मीद करता हूं कि इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।